So this is part third of the series, and we have already discussed part first and second. Now in part third, we will discuss chapter 6, regulation of certifying authorities. चैप्टर 6 में आपका कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ दिया हुआ है, ठीक है। रेगुलेट कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा, लाइसेंस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, और ये भी इंश्योर करता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये कैसे कैसे इंश्योर करेगा कि एक्ट के प्रोविजंस को वॉयलेट ना किया जाए। ना फर्स्ट इज सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अंडर सेक्शन 17 इट इज़ मेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, और इसके अलावा अगर वो चाहे तो नोटिफिकेशन थ्रू नोटिफिकेशन डिप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और अदर ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ को भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। कंट्रोलर डिस्चार्ज करेगा फंक्शन अंडर द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डिप्यूटी कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर काम करेंगे किसके किसके अंडर में, कंट्रोलर के अंडर में। और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगी सर्विस की, कंट्रोलर की, डिप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर या फिर जो भी अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑफिस के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस भी डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की कहाँ पर होगा। और ये है कि जो आपका ऑफिस होगा कंट्रोलर का, उसकी एक सील भी होगी। सेक्शन 17 में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। हायरार्की बेसिकली डिक्लेयर की गई है कि हेड टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड देन डिप्यूटी एंड असिस्टेंट कंट्रोलर। Now talking about the functions of controller, so section 18 to 25 talks about the functions of controller. 18 में किसकी बात की गई है, रेगुलेट करेगा वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। 19 recognition of the foreign certifying authorities. 21 granting license to issue electronic signature certificate. 25 is suspension and revocation of license, and the last one is notice of suspension and revocation of license. अब एक एक करके हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। Now, Section 18 talks about regulating the working of certifying authorities. मेन फंक्शन कंट्रोलर का क्या है, रेगुलेट करना। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो है उनके काम को रेगुलेट करने का है, ठीक है। सबसे पहले सुपरवाइजरी फंक्शन इसका, अभी सुपरवाइजरी फंक्शन है सर्टिफाइंग, स्टैंडर्डाइजिंग, फैसिलिटेटिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड मेंटेनिंग डेटाबेस फंक्शन। सुपरवाइज कैसे करेगा, जितनी भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के जो भी फंक्शंस होंगे, वो जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसको वो सुपरवाइज करेगी, CCA सुपरवाइज करेगा, ओके। सर्टिफाई करेगा पब्लिक कीज़ ऑफ सर्टिफाइंग पब्लिक कीज़ ऑफ CA, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो पब्लिक की इशू करती है उसको सर्टिफाई करेगा, ठीक है। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट CCA हैज़ एस्टेब्लिश्ड द रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन टू डिजिटली साइन द पब्लिक कीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ इन द कंट्री। इन स्टैंडर्डाइजिंग फंक्शंस, तो फंक्शन कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे ये, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय CA, स्पेसिफाइंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज़, स्पेसिफाइंग द कंडीशंस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, कंटेंट ऑफ मटेरियल एडवर्टीजमेंट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, टर्म्स एंड मैनर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, terms and conditions for appointment of auditor and then remuneration, manner of conducting dealing by CA. कुछ समझने के लिए नहीं है, you just have to read this, right? Laying down the duties of CA. Now the fourth function is facilitating function. Facilitate करता है establishment of any electronic system as well as regulating of such system, ठीक है। फिफ्थ इज डिस्प्यूट सेटलमेंट फंक्शन, रिजॉल्व करेगा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी में या फिर और सब्सक्राइबर में, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, CCA आपका। Now the sixth function is maintaining database function, maintaining a database for every CA containing their disclosure record with such particular as may be specified by regulations which shall be accessible to public. So basically you have to keep these six main titles in your mind, that is it has a supervisory function, certifying function, standardizing, facilitating, dispute settlement, maintaining. 19th is recognition of foreign certifying authorities. तो अगर आपका CCA अगर चाहे तो विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज़ कर सकता है, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिकॉग्नाइज़ की गई है, फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिकॉग्नाइज़ की गई है अंडर सबसेक्शन 1, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि आप ठीक है, आप
रिकॉग्नाइज्ड एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, तो आप जो भी सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेंगे उसको वैलिड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन और कंट्रोलर को अगर ये लगता है, इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ कॉन्ट्रवीन्ड एनी ऑफ द कंडीशन, तो फिर वो क्या करेगा, उस जो उसने ग्रांट की थी, अप्रूव किया था, रिकॉग्नाइज़ किया था फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, उसको वो बाय विद रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग उसको वो रिवोक कर सकता है उस रिकॉग्निशन को, ठीक है। 19 इज़ बेसिकली फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, उनका रिकॉग्निशन एंड रिवोकेशन। सेक्शन 21 ग्रांटिंग लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो कंट्रोलर लाइसेंस ग्रांट कर सकता है किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, प्रोवाइडेड कंडीशंस जो हैं वो उसको फुलफिल करे रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज़, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जो भी कंडीशन है अगर वो उसको फुलफिल करता है तो लाइसेंस कौन ग्रांट कर सकता है। बेसिकली क्वेश्चन इज हु कैन ग्रांट लाइसेंस टू अ पर्सन टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, द आंसर इज द कंट्रोलर, राइट। द कंट्रोलर में आफ्टर कंसीडरिंग द डॉक्यूमेंट सच द फैक्टर एज ई डीम फिट ग्रांट द लाइसेंस और रिजेक्ट द लाइसेंस। अब ये कंट्रोलर ग्रांट तो कर सकता है, साथ साथ इसके साथ अगर उसको लगता है कुछ कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है या फिर अगर उसको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कोई कमी है, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन को, ठीक है। और रिजेक्ट करने से पहले उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी प्रेजेंट करने के लिए अपना केस उस पर्सन को जो भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। Now, 22 is application for license. So, every application for issue of license shall be in such form as may be prescribed, and every application for issue of license shall be accompanied by क्या क्या होना चाहिए application जब जाएगी एक issue license issue करने के लिए, उसमें आपका एक certification practice statement होना चाहिए, statement including procedures with respect to identification of the applicant, पेमेंट ऑफ फीस नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़। ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है, कितनी फ़ीस है, तो कैपिंग कहाँ तक है आपकी, 25,000 की कैपिंग है एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो 22 से बेसिकली आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि एप्लीकेशन फॉर जो लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं उसमें मैक्सिमम फ़ी कितनी है, 25,000 है, ठीक है। 23 इज़ रिन्यूवल ऑफ लाइसेंस। तो एप्लीकेशन रिन्यूवल के लिए कैसे होगा, इन सच फॉर्म जैसे भी प्रिस्क्राइब किया गया है, और फिर उसके साथ आपकी फ़ीस होगी रिन्यूवल के लिए जो कितनी है मैक्सिमम, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी मेड नॉट लेस देन 45 डेज़, ठीक है। तो 5,000 मैक्सिमम कैपिंग है रिन्यूवल के लिए। So if you are applying for a license, then you have to pay a fee of up to 25,000, and if you are applying for renewal, then maximum fee is 5,000 rupees, and you have to apply for the renewal. It shall be made not less than 45 days before the date of expiry of the period of validity of the license. यानी आपका लाइसेंस जिस डेट पे एक्सपायर होने वाला है उसके 45 डेज से पहले तक आपको, ठीक है, विद इन 45 डेज एक्सपायर होने से पहले आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। 24 इज प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, हम ऑलरेडी सेक्शन 24 डिस्कस कर चुके हैं पहले। नाउ नेक्स्ट इज सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस 25। तो कंट्रोलर सस्पेंड कर सकता है लाइसेंस कब तक के लिए, नॉट एक्सीडिंग 10 days फॉर लॉन्गर पीरियड ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ शोइंग कॉज। तो जो लाइसेंस जो है वो उसको सस्पेंड कर सकता है कंट्रोलर कितने दिन के लिए, नॉट मोर देन 10 days, यानी 10 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकता है। और अगर 10 दिन से ज़्यादा के लिए सस्पेंड करना है लाइसेंस को तो आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि अपना रीज़न पेश करिए, किसी भी रीज़न के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंडक्ट इंक्वायरी इफ़ CCA इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी दैट CA हैज़, अगर मान लीजिए कंट्रोलर इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको लगता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो इनकरेक्ट या फॉल्स है इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, या फिर वो फेल कर गया है कंप्लाई करने में टर्म्स और कंडीशंस जो थी जिस ऑन द बेसिस ऑफ विच द लाइसेंस वॉज गिवन, उसको उसने कंप्लाई नहीं किया है, या फिर फेल टू मेंटेन प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30, या फिर कॉन्ट्रवीन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्डर मेड देयर अंडर, तो रिवोक कर देगा। यानी 10 दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है अंडर सेक्शन 25। कंट्रोलर कैन सस्पेंड द लाइसेंस फॉर 10 days
and for longer period only after giving the opportunity to certifying authority for showing cause. नोटिस ऑफ सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस 26 में है कि अगर जब भी सस्पेंशन या रिवोकेशन होगा तो उसको पब्लिश करना होगा, जो कंट्रोलर का डेटाबेस है वहाँ पर उसको मेंटेन किया जाएगा और उसको पब्लिश करना होगा नोटिस, राइट। नाउ पावर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या उसके मेन फंक्शंस हैं। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द पावर्स। पावर क्या क्या है कंट्रोलर के पास। तो सबसे पहली पावर है पावर टू डेलीगेट। सो कंट्रोलर में इन राइटिंग ऑथराइज द डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और एनी ऑफिसर टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कंट्रोलर। किसी को भी वो डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर्स, डेप्यूटी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी इफ़ इट इज़ सो रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट इज़ पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी कॉन्ट्रवेंशन। तो ये कॉन्ट्रवेंशन किसी इसकी एक्ट की प्रोविज़न की, किसी टर्म और कंडीशन की कॉन्ट्रवेंशन हो रही है या नहीं हो रही है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर भी कंट्रोलर के पास है। पावर टू एक्सरसाइज हिमसेल्फ और थ्रू एन ऑथराइज ऑफिसर द फॉलोइंग पावर्स विच आर conferred on income tax authorities under chapter 13 of the Income Tax Act 1961. पावर टू इंस्पेक्ट एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। तो जो भी इनकम टैक्स एक्ट में पावर दी गई हैं एक इनकम टैक्स अथॉरिटी को अंडर चैप्टर 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो पावर्स भी सारी आपकी कंट्रोलर के पास होती है। वो क्या पावर्स हैं? इंस्पेक्ट एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिन हिम ऑन ओथ, कंडक्ट सर्च एंड सीज्योर रिक्विजिट बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपीज ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पावर टू मेक इंक्वायरीज, राइट। Now next is power of controller to give directions। तो डायरेक्ट कर सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को या फिर किसी भी एम्प्लॉई को उस अथॉरिटी के कि भाई आप ये मेजर्स लीजिए, आप ये चीज़ मत करिए, आप ये काम करिए। एक्टिविटीज़ को कर्टेल कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है, ताकि सो दैट compliance with the provisions of the act, rules or any regulations made thereunder can be ensured। नाउ नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ एक्सेस टू कंप्यूटर्स इन डेटा। तो कोई भी डेटा या कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। रीड दिस सेक्शन, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द साइबर रेगुलेटिंग एडवाइजरी कमेटी एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। द रेगुलेशन में पर्टेन टू द फॉलोइंग। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर चाहे तो रेगुलेशंस भी बना सकता है कंट्रोलर। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, राइट। लेकिन कब बना सकता है रेगुलेशंस? आफ्टर कंसल्टिंग विद दी साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, एंड previous approval of the central government। यानी first you have to take the approval of the central government, then you have to consult the cyber regulating advisory committee and then you can make regulations। Regulations may pertain to the following: particulars regarding maintenance of database containing disclosure of record of every certifying authority, conditions and recognition of foreign certifying authorities, terms and conditions for grant of license to CA, standard to be observed by CA, okay। Now you do not need to remember all the section numbers, just keep the content of the section and not the number। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो सबसे पहली ड्यूटी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। हर सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल मेक यूज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स दैट आर सिक्योर फ्रॉम इंट्रूजन एंड मिस यूज, प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबल सर्विसेज, अडेयर टू सिक्योरिटी प्रोसीजर टू इंश्योर द सीक्रेसी एंड privacy ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बी द repository ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी। रिपोजिटरी कौन होगा? सारी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो भी इशू होते हैं उसकी, वो होगा आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ओके। पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स एंड करंट स्टेटस ऑफ सच सर्टिफिकेट्स एंड ऑब्जर्व द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। इंश्योर कंप्लाइंस ऑफ द एक्ट। द सर्टिफाइंग अथॉरिटी मस्ट इंश्योर दैट, ये ड्यूटीज़ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, कंट्रोलर नहीं।
31 is ensure compliance of the act. The certifying authorities must ensure that every person employed or engaged by it complies with the provisions of the act, rules, regulations, or order made thereunder. Display the license. Certifying authority must display the license at a conspicuous place in the premises. जो license उसे issue किया गया है कि yes it is a approved certifying authority, वो license आपको show करना है, ठीक है. Surrender its license. The certifying authority must surrender its license to the controller on its suspension or revocation. जब अगर suspend revoke हो जाता है या suspend हो जाता है तो you have to surrender the license. Now next is make certain disclosures. Every certifying authority shall disclose in the manner specified by regulations is its electronic signature certificate. Electronic signature certificate. Certification practice statement. Okay. सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इशूड बाय अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू स्पेसिफाई द प्रैक्टिसेस दैट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एम्प्लॉयज इन इशूइंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. तो वो स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में आपका स्टेटमेंट होता है कि सर्टिफाइंग जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज़ कर रही है, अप्लाई कर रही है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करते टाइम, उसमें वो सारे आपका लिखा होता है, ठीक है. इट ऑल्सो आउटलाइंस द certifying authorities policies, practices and procedure for issuing, managing, revoking and renewing of certificates. Next is notice of revocation and suspension of certificates of certifying authority and any other facts that materially and adversely affect the reliability of the electronic signature certificate. Notice of adverse effect to concerned person. The authority is bound to disclose to the affected person about an event which may materially or adversely affect the integrity of the computer system or the condition under which the electronic signature certificate was granted. Certifying authority is required to act in accordance with the procedure specified in CPS. CPS is the certification practice statement to deal with such event or situation. These disclosures are important not only to create an enhanced level of trust of general public, but it is also essential for credibility and effective working. Now this is the end, and I hope you find it relevant.